अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डीजी मैथ एकेडमी। प्रीवियस लेसन में हमने नाइन्थ ग्रेड की मैथ की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की थी और क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर पाए थे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में हमें कहा जा रहा है मैट्रिक्स ए की वैल्यूज़ ये हैं। लेट मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू दिस एंड मैट्रिक्स बी इक्वल्स टू दिस फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू दीज विल बी द इक्वल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी इक्वल कब होंगे? चूँकि हमने लास्ट लेसन में दो मैट्रिक्स के इक्वल होने की कंडीशंस बड़ी अच्छे से पढ़ी थी। लेट मी रिवाइज दैट कि नंबर 1 दोनों का आर्डर सेम हो, सेकेंडली कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। चूँकि ये जो दो मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं इनका आर्डर तो सेम है, लेकिन कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में जो वैल्यूज़ दी गई हैं हमने उसकी वैल्यूज़ लिखनी है कि क्या वैल्यू ये यू की हो और ये मैट्रिक्स उसके इक्वल आ जाए। तो बहुत सिंपल है, आपने यू और वी की वैल्यू एक मैट्रिक्स से दूसरे में मैट्रिक्स में जो लिखा हुआ एलिमेंट है उसको देख कर दे देनी है, फिर आपके पास दोनों मैट्रिक्स इक्वल कराएंगे। सो कैसे लेकर चलते हैं हम इसको? ऐसा है ना कि मैट्रिक्स ए अगर देखें आप, उसमें ये जो वेरिएबल यूज़ हुआ है यू, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग पोजीशन मैट्रिक्स बी में देखें। अगर आप मैट्रिक्स बी में जाएं तो यहाँ पर एलिमेंट जो है वो बी की क्या कहते हैं अपना यू की जगह पर जो है वो 5 है। तो इसका मतलब है यू की वैल्यू 5 होनी चाहिए। और इसी तरह जो वेरिएबल दूसरा यूज़ हुआ है डब्ल्यू और मैट्रिक्स बी में यूज़ हुआ है, उसकी कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट जाकर मैट्रिक्स ए में देखें और उसकी जो वैल्यू है दैट इज़ ज़ीरो। तो इसका मतलब है डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए। और तीसरा एलिमेंट जो कि वेरिएबल है वी और ये यहाँ पर है, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग पोजीशन दूसरे मैट्रिक्स में अगर देखें तो वो 2 है। तो इसका मतलब है वी की वैल्यू 2 होनी चाहिए। सो सिंपल है, अगर यू 5 हो जाए, डब्ल्यू ज़ीरो और वी 5 हो, तो ये दोनों मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी आपस में इक्वल बन सकते हैं। बहुत सिंपल था। सो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, आपको कहा गया है कि इफ़ मैट्रिक्स दोनों आपको इक्वल मैट्रिक्स दिए गए हैं, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, और हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जी। इसके अंदर जो वेरिएबल यूज़ हुए हैं उनकी वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको कैसे लेकर चलेंगे? देखें, जब आपके पास दो मैट्रिक्स इक्वल हों तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखा जा सकता है। ये आपको पता होना चाहिए दो मैट्रिक्स की इक्वलिटी पे। तो चूंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इसका पहला एलिमेंट अगर मैं उठाऊं दैट इज़ x प्लस 3, तो ये मेरे पास इक्वल बन सकता है इक्वल्स टू ज़ीरो के, क्योंकि इसकी कोरिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट ज़ीरो है। तो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अगर मैंने इक्वल रखा तो मेरे पास एक इक्वेशन बन गई जो कि x प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो है, और मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है विच इज़ वेरी सिंपल। तो यहाँ से आप x की वैल्यू यू फाइंड कर सकते हैं। 3 को आप दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरतीब को फॉलो करते हुए आप इसका सेकंड एलिमेंट देखें। इनफैक्ट सेकंड एलिमेंट ये है z प्लस 4, तो z प्लस 4 दैट कैन बी टेकन एज इक्वल्स टू, इसका कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये मैट्रिक्स कहाँ पर है, ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है। दूसरे मैट्रिक्स में जाएं, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट ये बनता है 6, तो आप इसको इक्वल टू 6 रख सकते हैं। और जब ये आप इक्वल टू 6 रखेंगे, कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखेंगे, आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। इसको सॉल्व करने से आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ गोइंग टू बिकम 2। तो इस तरह आपके पास z की वैल्यू 2 आ गई। आगे बढ़ते हैं और आपके पास तीसरा एलिमेंट जो है दैट इज़ 2y माइनस 7, और इसको इक्वल रख सकते हैं, किसके इक्वल रख सकते हैं, इसकी पोजीशन चेक करें। ये फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है। दूसरे मैट्रिक्स में जाएं, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट ये बन रहा है, तो आपके पास क्या बन रहा है विच इज़ इक्वल्स टू 3y माइनस 2। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। एक इक्वेशन बन गई है दो वेरिएबल्स में, दो सेम वेरिएबल हैं, तो आप इसको सिंपल कर दें। कैसे सिंप्लीफाई करें? तो -7 3y, इस y को आप मूव कर दें इक्वेशन की दूसरी साइड, चूँकि यहाँ पर +2y है, उधर जाकर -2y बनना है। -2 और -7 विच इज़ इक्वल्स टू, इस 2 को इधर ले आएँ लेफ्ट साइड पे, तो आपके पास +2 बनेगा, और 3y माइनस 2y विल गिव्स यू जस्ट y, और -2 प्लस, इनफैक्ट -7 प्लस 2 करेंगे तो आपके पास -5 आएगा विच इज़ इक्वल्स टू y, और इसको सीधा करके लिख लें y इक्वल्स टू -5, तो आपके पास y की वैल्यू भी आ गई। इसी तरह आगे बढ़ते जाएं और आपके पास थर्ड एलिमेंट जो है वो अगर आप देखें ये है वेरिएबल ए। तो वेरिएबल ए को जो कि कहाँ पर आ रहा है, इसकी अगर पोजीशन आप लिखें तो a22, इसमें a22 ये बन रहा है। a22 मीन सेकंड एलिमेंट ऑफ द सेकंड कॉलम,
सेकंड एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो आपके पास लेफ्ट साइड से बन रही है a-1 और राइट साइड पे आप रखेंगे ये वाला एलिमेंट जो कि बन रहा है -3। तो इस तरह आपके पास एलिमेंट a की वैल्यू आएगी -3 + 1 को दूसरी साइड मूव किया तो पॉजिटिव बना और इधर से वैल्यू बन गई -2। तो अब तक हमारे पास कितने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आ गई हैं। अगर आप देखें x भी आ गया, z भी आ गया, y भी आ गए और a भी आ गए। अभी तक जो मिस हैं वो b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और इसी तरह b की वैल्यू आप ख़ुद फाइंड करें, मैं नहीं कर रहा क्योंकि अभी आपको आइडिया हो चुका होगा। b-3 = इसके इक्वल रखें और मेरे ख़्याल से उसके बाद फिर आपके पास बचने वाला एलिमेंट जो है वो SH जो भी बच रहे हैं बस यही थे मेरे ख़्याल से। हाँ, ए बी आपको फाइंड करने के लिए कहा गया है, बी को आप फाइंड करेंगे और कितने टोटल 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 मैंने कर लिए और बाकी जो बच रहा है उसको भी आप फाइंड कर लें और वो है सी की वैल्यू भी आप फाइंड कर लें। 2 मैंने आप पे छोड़ दी, 4 मैंने अटैम्प्ट कर दी। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज़ आल्सो ऑफ द सिमिलर कंसेप्ट। इसमें भी हमने क्या कहा गया है क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे अगर आप देखें, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर A B C D। लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी बन जाएगा। कंसेप्ट इसका भी वही है, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप इक्वल रखते जाएंगे, आपके पास इक्वेशंस बनती जाएंगी और इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करके जो वेरिएबल्स A B C D हैं इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लें। सो आपके पास द वेरी फर्स्ट एलिमेंट इज़ A+B। सो इसको हम इक्वल रख सकते हैं, A+B कैन बी इक्वल्स टू -1। यहाँ से मैंने इसको इक्वल रखा और ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। इसी तरह बाकी जो एलिमेंट्स हैं और मैं देखूँ तो B+2C इसको मैं रखूँगा इक्वल्स टू 4 क्योंकि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 बन रहा है। मेरे पास दूसरी इक्वेशन बन गई और आगे बढ़ूँ तो तीसरी है 2C+D विच इज़ इक्वल्स टू 8। ये मेरे पास 8 के इक्वल आ रहा है। ये थर्ड इक्वेशन बन गई और इन द सेम मैनर इफ़ यू कीप ऑन मूविंग, फोर्थ इक्वेशन हमारे पास बनने जा रही है 2A -D जिसको अगर इक्वल रखें हम 0 के तो आपके पास चौथी इक्वेशन बन गई। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक वेरिएबल के अंदर दो क्या कहते हैं, एक इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल आ रहे हैं। तो प्रीवियस में सिंगल वेरिएबल इक्वेशन थी, वो सॉल्व करना इजी थी। इसको सॉल्व करने के लिए आपको डबल इक्वेशन साथ लेकर चलना पड़ेगी। जितनी इक्वेशंस आपके पास बन गई हैं इन सबको नाम दे देते हैं। दिस वन इज़ इक्वेशन 1, इसी तरह इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4 का नाम देते हैं। अब आपने करना क्या है, ऐसे करें कि दो सिमिलर वेरिएबल वाली इक्वेशन बनाएं। आपके पास इसमें वेरिएबल A है, इसमें वेरिएबल B है, तो इसी तरह इसमें वेरिएबल B है, इसमें वेरिएबल C है। आप ऐसे करें ना कि अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करता हूँ तो मेरे पास वेरिएबल B ख़त्म हो जाएगा और मेरे पास नए वेरिएबल A और C में इक्वेशंस आ जाएंगी। फिर इसी तरह ऑनवर्ड लेकर चलता जाऊंगा तो मेरे पास इक्वेशंस कैंसिल आउट होकर नए वेरिएबल देंगी। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करता हूँ। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा एडिंग, इनफैक्ट ऐड नहीं करते, माइनस करते हैं क्योंकि इसका साइन भी प्लस है, इसका साइन भी प्लस है, तो माइनस करने से आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैं लिखता हूँ कि इक्वेशन 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये खैर क्वेश्चन इधर होना नहीं चाहिए था क्योंकि ये इक्वेशन से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर आ गए तो चले हम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट इक्वेशंस का ज़्यादा बन रहा है। सो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इक्वेशन 1 और 2 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखें मेरे पास इक्वेशन A+B है विच इज़ इक्वल्स टू -1 और दूसरी इक्वेशन मेरे पास बन रही है। इसमें देखें आप इक्वेशन 2 में वेरिएबल B है, B को B के नीचे लिखें और दूसरा वेरिएबल C है तो ऊपर C नहीं है तो इसको थोड़ा सा आउटसाइड करके आप लिख लें 2C। इन इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं विच इज़ इक्वल्स टू 4। तो आपको आइडिया होना चाहिए जब भी इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे इस तरह की सब्ट्रैक्शन में तो बॉटम वाली लाइंस के आप साइंस को चेंज कर देते होते हैं। अगर प्लस हो तो माइनस बनाते हैं, माइनस हो तो प्लस कर देते हैं। तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस बन जाएगा, ये भी प्लस है ये भी माइनस बन जाएगा। तो मेरे पास बनेगा ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट होंगे, ये ए नीचे आ जाएगा ए और मैं थोड़ा सा तरतीब से लिख देता हूँ। ये -2C पहले बनता है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ -2C विच इज़ इक्वल्स टू -4 -1 -5 के बराबर बनेगा।
यहाँ से आपके पास एक नई इक्वेशन आ गई है जो कि वेरिएबल ए और सी में है। तो इसी तरह इस इक्वेशन को नया नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5 का। आगे बढ़ते जाएं इसी कंसेप्ट को लेकर। अब मैं अगर ऐड करूं इक्वेशन नंबर किसको ऐड करूं, रिमेनिंग इक्वेशन है। अगर मैं इक्वेशन को ऐड करता हूं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड करता हूं, क्योंकि ऐड इसलिए कर रहा हूं कि इनके अपोजिट साइन हैं, इनको याद रखें। जब कोफिशिएंट सेम हो और उनके साइन अपोजिट हो तो फिर आप ऐड किया करें ताकि कैंसिल आउट हो। मैं इक्वेशन को ऐड करूंगा 3 और 4 को, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3+4, इक्वेशन 3+4। 3+4 का मतलब है इक्वेशन 3 और 4 को मैं ऐड कर रहा हूँ। इक्वेशन 3 है 2c+d विच इज़ इक्वल टू 8, और इसी तरह इक्वेशन 4 में लिख रहा हूँ दैट इज़ 2a, ऊपर वेरिएबल ए नहीं है, थोड़ा सा मैंने बाहर निकाल के लिख दिया, और इधर वेरिएबल d है तो d को d के नीचे लिखा विच इज़ इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर 0 आ गया। ऐड कर रहे हैं, ऐड करते हुए साइन चेंज नहीं करते, तो ये 2a ऐसे ही नीचे आएगा, और ये 2c इसके साथ चूँकि ऐड हो रही है तो यहाँ पर +2c लिखेंगे, और ये d के साथ कैंसिल आउट होगा विच इज़ इक्वल्स टू 8। अब क्या करें, इस 2 को यहाँ से कॉमन लें, a + c इक्वल्स टू 8 है, और दोनों साइड 2 से डिवाइड अगर आप कर दें तो ये 2 से कैंसिल आउट होगा, यहाँ 2 टाइम 1 और 2 टाइम 4 बना देगा। सो आपके पास a + c इक्वल्स टू 4, और ये एक नई इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 6। डियर स्टूडेंट्स, अब तक के काम से अगर आप देखें तो मेरे पास क्या है ना, इक्वेशन नंबर 5 में 2 वेरिएबल आ गए ए और सी, और इक्वेशन नंबर 6 में भी 2 वेरिएबल आ गए ए और सी। हमने ये सारा काम इसलिए किया कि हमारे पास 2 इक्वेशंस बने सिमिलर वेरिएबल में। इससे पहले सारे के अंदर वेरिएबल जो थे वो टोटली डिफरेंट थे, एक में ए और बी था, दूसरे में बी और उसके साथ फिर सी था। तो अब एक ऐसी इक्वेशंस आ गई दोनों में सेम वेरिएबल हैं, इन दोनों को अगर हम उठाकर ऐड करें, इनफैक्ट सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि ए का साइन प्लस है, इधर भी ए का साइन प्लस है, तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट बोर्ड पे अब हम क्या करते हैं, इन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। मैं आपको दिखा दूं कौन सी इक्वेशन को, दिस इक्वेशन 5 इसको देख लें आप, और इक्वेशन 6 इनको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पर लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 एंड 6। तो इक्वेशन 5 यहाँ पर लिखें दैट इज़ a - 2c विच इज़ इक्वल्स टू a - 2c विच इज़ इक्वल्स टू -5, और दूसरी इक्वेशन जो आपके पास आ रही है वो है इक्वेशन ये वाली a + c इक्वल्स टू 4। तो a + c इक्वल्स टू 4, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, याद रखिएगा सब्ट्रैक्शन के वक्त साइन चेंज करते हैं, ये प्लस है माइनस बन गया, ये प्लस है माइनस बन गया, ये भी प्लस है तो माइनस बन गया, ये दो कैंसिल आउट हो जाएंगे, -2c और -c मिलाकर -3c बनेगा, और इक्वल्स टू 5 और 4 मिलाकर 9 बनेंगे। तो c इक्वल्स टू -9 डिवाइडेड बाय -3 कैंसिल आउट होकर आपके पास बनेगा 3। सो एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने में आखिर हम कामयाब हो गए हैं। सो दिस इज़ द वैल्यू फॉर द वेरिएबल c। अब क्या करें, अब आप जाएं देखें कहाँ पर ऐसा वेरिएबल है, इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल c मौजूद हो। अगर आप देखें इक्वेशन 2 में हम c पुट करें तो हमारे पास b आ जाएगा। सो स्ट्रेट अवे आई एम गोइंग टू यूज़ दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा पुट c इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। मैं इसकी वैल्यू अगर इक्वेशन 2 में पुट करूँ तो मेरे पास कुछ यूँ बनेगा, कंसंट्रेशन रखें ताकि आपको ये क्लियर हो। सो इक्वेशन 2 दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ क्या है इक्वेशन 2, b + 2c इक्वल्स टू 4। सो b + 2c इक्वल्स टू 4, c की वैल्यू हमने जो फाइंड की है उसको यहाँ पर यूज़ करते हैं, c की जगह पर 3 पुट किया विच इज़ इक्वल्स टू 4। सो b + 6 इक्वल्स टू 4। b को फाइंड करने के लिए, b की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने 6 को मूव करना होगा, और 6 को मूव किया तो आपके पास आंसर जो बना वो -2 आ गया। दो वेरिएबल्स की हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब क्या कर रहे हैं, इसको इसी तरह कंप्लीट करने के लिए आपने क्या करना है, b की वैल्यूज़ को आप यूज़ करेंगे। कहाँ पर b की वैल्यूज़ को यूज़ किया जा सकता है, अगर आप देखें कौन सी इक्वेशन में वेरिएबल b मौजूद है, तो अगर आप देखें b इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। सो a + b इक्वल्स टू -1 है इक्वेशन 1 से। अगर आप देखें a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो b की वैल्यू हमारे पास जो आई हुई है दैट इज़ -2। तो a - 2 b की वैल्यू पुट की,
इक्वल्स टू -1, सो इधर से आपके पास -1 + 2, सो ए की वैल्यू आ जाएगी 1। अब तक हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई। दोबारा देखें, हमने वैल्यू फाइंड करनी थी ए, बी, सी और डी की। ए की वैल्यू भी आ गई, बी की भी आ गई, सी की भी आ गई, अभी सिर्फ रहती है डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू के लिए आप इक्वेशंस देखें, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आपकी डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए सी की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करें तो भी डी आ जाएगा, या आप ए की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट करें तब भी डी आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सी की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करता हूँ। सो सी की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करने के लिए सबसे पहले मैं लिखूँगा इक्वेशन 2, जो कि है, इनफैक्ट इक्वेशन 3 की बात कर रहा था। 2c + d = 8, 2c + d = 8, और इसमें c = 3 यूज़ कर रहे हैं। सो 2 × 3 + d विच इज़ इक्वल्स टू 8, 6 बनेगा। d इज़ इक्वल्स टू 8, और d को फाइंड करने के लिए 6 उधर लेकर गए। सो फाइनली d इज़ इक्वल्स टू 2। सो दिस इज़ द लास्ट वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, लेकिन कंसेप्ट अगर आपको इक्वेशंस का सॉल्व करने का आए तो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो हमने वेरिएबल्स को इक्वल रखा, इसी तरह हमारे पास अब जो वेरिएबल डी रह गया था उसकी वैल्यू भी आ गई, डी की वैल्यू भी आ गई। सो ये हमारे पास क्या है ना, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। लेसन को यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, और उसमें कंप्लीट टाइप्स को पढ़ेंगे डिटेल के साथ। फिर आगे एक्सरसाइज नेक्स्ट 1.2 की तरफ मूव करेंगे। अल्लाह हाफिज़।